ये सीटेट का जो है तो जुलाई 2024 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ उसका सीडीपी वाला पोर्शन हम देख रहे हैं। तो अभी तो हमने इससे पहले कि इस पर बनाया था आंसर की, और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद उससे हम क्रॉस चेक करते चलेंगे कि हमारे जवाब सही आया या नहीं। पहला सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सपोर्ट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि इसमें से कौन सा बहुत ज्यादा तौर पर सपोर्ट करता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को। तो हमने जिस तरह से बताया था कि ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, तो ये उसका सही जवाब है। और हम इसको क्रॉस चेक करते चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट का क्या जवाब है, ग्रोथ एंड लर्निंग पोर्टफोलियो। इससे पहले की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने बता दिया था कि ग्रोथ एंड लर्निंग का ही पार्ट होता है, उसका प्रोग्रेस शामिल होता है पोर्टफोलियो के अंदर। तो उस वजह से जो सपोर्ट करता है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में, तो ये ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो होता है। बेस्ट वर्क्स पोर्टफोलियो बहुत सारों को लगा था, लेकिन ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं आता, ये कंफ्यूज करना था। और स्टैंडर्डाइज तो समझो ये सख्ती वाला और मानकीकृत बुद्धि ये वाला नहीं रहता। तो बहुत सारों ने देखिए यहाँ पर टिक किया हुआ है सर्वश्रेष्ठ कार्य, कि उनको लगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो एक अलग पार्ट है, ग्रोथ एंड लर्निंग। तो इस पोर्टफोलियो में ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के विकास के हद तक भी उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। तो इस वजह से इसे याद रखना है कि सेट ए वालों का है, और बाकी जो सेट वाले हैं तो वो भी अपने अपने रैंडम जो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए होंगे तो उसको ढूंढ कर निकालिए सवाल पढ़ने पढ़ने तक। उसके बाद है देखिए नेक्स्ट के असर्शन कि टीचर शुड कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन देयर ओन एटीट्यूड्स एंड बायसेस, कि टीचर ने क्या करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली एग्जामाइन करने करते रहना चाहिए, कि मतलब चेक करते रहना चाहिए उनका खुद का एटीट्यूड और बायसेस जो होते हैं, यानी कि रूढ़िवादिता के साथ में दृष्टिकोण और पूर्वग्रह की जांच करना चाहिए। तो जेंडर स्टेरियोटाइप जैसा आता है तो एक बायसनेस होता है। बायसनेस मतलब एक तरफ में किसी जेंडर बायस जैसा होता है तो एक तरफ झुकाव, और इसमें सिर्फ बायस लिखा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनका खुद का एटीट्यूड और बायसेस वर्किंग विद चिल्ड्रन के साथ में आने पर उन्होंने एग्जामाइन करते रहना चाहिए। दूसरा है कि द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की हिंडर्ड बाय, हिंडर्ड का मतलब होता है बाधा डालना, मुश्किल आना, दिक्कत पेश होना, इससे याद रखना है हिंडर्ड का मतलब, जो कि नेगेटिव टर्म में आता है। बाय फंक्शनल फिक्सनेस, कि फंक्शनल फिक्सनेस से वो हो जाए। तो अब देखिए जो रीजन है इसका, तब हमारे पास में ऑफिशियल आंसर की हम इसको चेक करते हैं तो उसका है सेकेंड वन इज राइट, के बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि इसमें क्या था कि प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बाधा, मतलब जो हिंडर्ड बाय के कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है सामान्य समाधान, समस्या का समाधान। तो प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है तो वो बाधा डालती है फंक्शनल फिक्सनेस से। तो अब यहाँ पर जैसे कि हिंडर्ड का जो ऑप्शन आता है, तो इससे बहुत सारों को ये लगा था कि हिंडर्ड यानी कि अभी निगेटिव आता है हमेशा, तो उन्होंने कर दिया था इसको कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या आर इज फॉल्स कर दिया था डायरेक्ट। तो इसलिए फॉल्स नहीं हुआ क्योंकि बाय फंक्शनल फिक्सनेस, फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है कि स्थिरता, कार्यात्मक स्थिरता, यानी कि एक फिक्स पोजीशन रहेंगी फंक्शनल। तो फंक्शनल फिक्सनेस में बाधा डालती है कौन सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस, प्रक्रिया। तो उससे बाधित होती है फंक्शनल फिक्सनेस से, कि उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसका मतलब ये आ रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट। तो इस वजह से दोनों भी इस वजह से सही आए। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि एग्जामाइन करना, कि मतलब जहां पर वो कम पड़ रहा है तो उसको सुधार कर प्रोग्रेस उसका आगे बढ़ा सकता है वो। तो ये पॉजिटिव बात हो गई, और इसमें बहुत सारे जो कंफ्यूज हुए थे, तो हिंडर्ड बाधा डालना बाय फंक्शनल फिक्सनेस, क्योंकि ये भी निगेटिव टर्म था तो निगेटिव निगेटिव के हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा डालेगा, प्रक्रिया कार्य में उससे बाधित होता है कार्यात्मक स्थिरता से। कि फंक्शनल फिक्सनेस, फिक्स मतलब क्या होता है कि एक ही चीज, एक ही पैटर्न, तो मल्टीपल पैटर्न्स हो सकते हैं, इसकी वजह से ये बाधित हो जाएगा। तो सही जवाब इसका ये हो गया, लेकिन दोनों अलग है। उसके बाद है कि while टॉकिंग अबाउट हर पुअर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, के अभी को क्या हुआ कि मार्क्स कम मिले मैथमेटिक्स में, तो अभी ने कहा कि आई जस्ट डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर्स, कि मेरे पास नंबर का सेंस नहीं है। तो अभी की एट्रीब्यूट इस परफॉर्मेंस को क्या कहलाती है, तो लैक ऑफ एबिलिटी होती है, या लैक ऑफ एफर्ट, या टास्क डिफिकल्टी, या लक। तो अगर वो कहता था कि मतलब माई बैड लक, ऐसा कह सकता था,
या फिर ऐसा कहता था कि शायद ये मेरे किस्मत में है, आई एम नॉट लकी। तो जब लक आता था, टास्क डिफिकल्टी मतलब वो कह सकता था कि, मिसाल के तौर पे वो कहता था कि हायर लेवल डिफिकल्टी उसने फेस किया, या फिर उसके लिए वो मुश्किल हो गया समझना, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, तो जब टास्क डिफिकल्टी आता था। अब इसने डायरेक्ट डायरेक्ट क्या कर दिया, लैक ऑफ एफर्ट्स, यानी कि अगर वो कहता था कि आई हैव टू ट्राई, आई हैवंट ट्राइड, कि ट्राई नहीं करना लैक ऑफ एफर्ट्स, कोशिशों की कमी में आता था। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि जस्ट डोंट हैव द सेंस ऑफ नंबर्स, कि डायरेक्टली बिल्कुल उसके पास सेंस ही नहीं है नंबर्स का, तो वो योग्यता, कि सेंस ऑफ नंबर्स होना एबिलिटी में आ रहा है, तो लैक ऑफ एबिलिटी हो जाएगा कि उसके पास में मतलब काबिलियत की कमी यहाँ पर हो गई। उसके बाद में क्या, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स की थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये वाइगोट्स्की की थ्योरी के मुताबिक इनमें से कौन सा रिकमेंड होता है, रिकमेंडेड अप्रोच है ऑप्टिमाइज करने स्टूडेंट की लर्निंग एक्सपीरियंस में, के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है। तो पहला क्या है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद वर्क दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, के ऐसा वर्क बच्चों को प्रोवाइड करना कि जो कि कंप्लीटली अनरिलेटेड है, मतलब उनसे जुड़ा हुआ नहीं है करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। तो करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, स्टीफन क्रेशन का जो मॉडल है उसमें है कि I+1 वाला, कि आई मतलब क्या होगा कि उनका करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उससे बढ़ता क्रम +1 वाला, तो उससे रिलेटेड ना ही है ऐसा वर्क प्रोवाइड करना, क्या ये हो जाएगा, या फिर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ वर्क जस्ट दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, के थोड़ा सा आगे है विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस, लेकिन यहाँ पर उसमें सपोर्ट और गाइडेंस मिल रहा है उन्हें। दूसरा, तीसरा क्या है कि प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट, के सपोर्ट ही नहीं प्रोवाइड करना और उनको खुद स्ट्रगल करने देना, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विथ वर्क दैट दे कैन मैनेज एंड कम्प्लीटली इंडिविजुअली, कि उनको एक ऐसा वर्क देना कि जिसको वो मैनेज कर सकते हो, कम्प्लीटली डिफरेंट है, इनफरादी है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे इसका फोर्थ का। तो फोर्थ का जो है, ये एक तो हो गया थर्ड का, ये आ गया था फोर्थ, और फोर्थ का आप देखेंगे हम सेकेंड। तो सेकेंड क्या हो गया, बी इज राइट, के उसको सपोर्ट और गाइडेंस में मिल रहा है, जो कि इसके फोल्डिंग में आ गया, और जस्ट बियॉन्ड दर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कि I+1 में थोड़ा सा आगे है, लेकिन उनको सपोर्ट और क्या मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है इसमें। और यहाँ पर अनरिलेटेड था, कंप्लीटली अनरिलेटेड, कि उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो उसमें जो करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अगर उससे बिल्कुल भी जुड़ता नहीं है तो उसको डिफिकल्टी होगी समझने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनमें से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो टीचर्स इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, के प्राइमरी बुनियादी सोर्स ऑफ नॉलेज है। टीचर सर्व्स एज फैसिलिटेटर, के सहूलत के तौर पर वो दस्तियाब होगा, या इम्प्लीमेंट्स, तो हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर के तौर पर, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम फिफ्थ का देखेंगे। तो सेकंड वन इज राइट। उसी तरह से कि हार्वर्ड गार्डनर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इम्प्लीकेट दैट, कि हार्वर्ड गार्डनर का जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का, वो इम्प्लीकेट क्या करता है। तो उसमें है देखिए, एवरी वन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन द सेम वे, कि एक ही गति से, एक ही तरह से देखना। ह्यूमन बीइंग डिफर इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन्स, के अलग अलग एबिलिटीज से होते हैं, और ओनली वन ओनली अबाउट प्रैक्टिकल। तब इसमें क्या होगा सिक्स का, तो सिक्स का सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, कि हर एक की ह्यूमन बीइंग की डिफर होती है एबिलिटीज उनके डोमेन के हिसाब से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ चिल्ड्रंस ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो ग्रेजुअल क्या होता है, एक स्तर से आगे बढ़ता क्रम, तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ये होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज का। कॉग्निटिव मतलब जो जानने, मालूमात हासिल करने की जो एबिलिटी है, नॉलेज की गेन करने की। तब इसकी जो सीक्वेंस है, अब ये सवाल आ गया डायरेक्टली, कोई कोलबर्ग, प्याजे या फिर वाइगोट्स्की का ये टर्म नहीं है, ये है वर्नर की थ्योरी के ऊपर आया है। तो ब्रुनर्स थ्योरी जो आती है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रुनर्स, लर्निंग इज कॉग्निटिव प्रोसेस। तो उन्होंने कहा था कि लर्निंग जो है तो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। फिर उन्होंने जो उसके स्टेप्स बताए थे, देखिए यहाँ पर। तो पहला है जिसको कहते हैं जेरोम बर्नर, उनका नाम, और इसको आपको याद रखना है, जेरोम बर्नर्स की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये आपको सिलेबस में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है,
कि इनएक्टिवनेस क्या होता है, कि इनएक्टिव, इन, आई एन इन मतलब के नेगेटिव का टर्म होता है, और इनएक्टिव मतलब के इनेबल जैसा होता है, एबल इनेबल। तो वैसे में इनएक्टिव है कि एक्टिव के प्रोसेस में ही है। तो ये क्या है कि रिप्रेजेंटेशन थ्रू एक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले क्या आ गया, एक्शन, फिर आइकॉनिक, सेकंड क्या है कि आइकॉनिक, तो विजुअल एंड हर समराइजिंग, एट हर समराइजिंग, कि उसकी जो स्किल होंगी कि विजुअल एक इमेजिनेटिव आइकॉनिक होंगी, और लास्ट में है सिंबलिक, कि लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल सिम्बाइस। तो ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से उसका ये लिख कर रखना है कि इसके ऊपर भी, जेरोम बर्नर के ऊपर भी अब सवालात वो ला रहे हैं। एक और मॉडल उसका लिख कर रख सकते हैं आप इस तरह से, और इसको उल्टा पढ़ना है, इनएक्टिव आइकॉनिक एंड सिंबलिक, रियल थिंग्स राइट। और उसी तरह से अगर ये नहीं समझा तो जो सवाल में पूछा है उससे भी याद रख सकते हैं। ऐसे अलग अलग मॉडल्स के निकाल कर रखना। अब देखिए यहाँ पर बर्नर्स के मॉडल को और डिस्क्राइब किया हुआ है। इनएक्टिव मतलब डूइंग, मतलब डूइंग मतलब क्या होता है, सेंसस एक्शन वाला होता है। आइकॉनिक मतलब देखना, सीइंग। और सिंबॉलिक मतलब क्या होता है कि हियरिंग या स्पीकिंग वाला हो गया सपोज, या फिर ब्लेंडेड लर्निंग में आ जाएंगे। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ये है मोड्स। तो इसको बहुत सारे यहाँ पर जो आएंगे, तो आप इसको सारा लिख कर रखना है। उसके बाद में बारे में बहुत सारे मालूमात भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जेरम बर्नर की थेरीज को यानी कि अच्छे से याद रख के जाना है। इसके ऊपर नए नए सवाल 1 से 2 मरतबा पूछे जा चुके हैं सीडीपी में। तो अब यहाँ पर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तब इसमें क्या था, सबसे पहले हमने क्या याद रखा था, इनएक्टेड यानी कि एक्शन बेस्ड। तो एक्शन को पहले याद रख लेना है। फिर बाद में इमेज बेस्ड एंड सिंबलिक बेस्ड। तो क्या इसका 7 का 1 है, देखते हैं। तो बिल्कुल सही, ये 7 का 1 है। तो एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड। हाँ, जैसे कि अब मिसाल के तौर पे एक होता है एम, AIM, मतलब क्या होता है, एम मतलब गोल। अब आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक, निमोनिक्स याद रख सकते हैं कि एस इस तरह से, उसी तरह से, मतलब एम, आपका एम है सीटेड पास करना, टारगेट। उससे आपको थोड़ा लगभग में, नियर अबाउट में अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आप उसको AIS से भी इस्तेमाल रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। या फिर और कोई ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं आप, एक्शन, इमेज एंड सिंबल। आप उसको गाड़ी चलाने के तरीके से याद रख सकते हैं कि एक्शन है, आपने गाड़ी चलाई, आपको कोई इमेज दिखा, सिग्नल कि यहाँ से टर्न लेना है, और आपने फिर वो सिंबल बेस के ऊपर देख करके। लेकिन ऐसे में आप उसको उल्टा सीधा कर सकते हैं कि सिंबल देखा, फिर बाद में इमेज देखा। तो पहले इमेज देखेंगे, उसके बाद में सिंबल बेस में वो आएगा। या कुछ लोग ऐसे बना देते हैं कि सिंबल देखा, इमेज देखा, एक्शन, तो ये कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है निमोनिक्स के तौर। नेक्स्ट है कि टीचर शुड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन इन क्लासरूम फॉर इफेक्टिव लर्निंग, के लिए कि शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए, कि इमोशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरा क्या है उसका रीजन, कि इमोशन एंड कॉग्निशन आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज। नहीं, इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारों को ये गलत लगा था। क्यों गलत लगा था, डायरेक्ट डायरेक्ट। अभी देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 नंबर का देखते हैं, उसका फर्स्ट 1 सही है, दोनों भी सही है, और व्याख्या भी करता है। अभी क्यों गलत लगा था सबको ये बताते हैं। बहुत सारों को ये लगा था कि कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, ये नेगेटिव टर्म होता है। तो हर बार ऐसे नेगेटिव टर्म, पहले भी हमारा जो ऊपर आ रहा था, तो वो नेगेटिव नहीं हुआ। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स बेस को डायरेक्टली आपको नेगेटिव नहीं करना है। देखिए इमोशन एंड कॉग्निशन, और हमेशा क्या आता है कि इंटर रिलेटेड, जितने भी आपने डेफिनेशन पढ़े होंगे, तो सबका मतलब में आता है कि इंटर रिलेटेड होते हैं। तो उन्होंने कंफ्यूज किया था कि रिलेटेड लिख दिया, कि बहुत सारों को लगेगा इंटर तो नहीं था। इंटर रिलेटेड का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पर से रिलेटेड, और रिलेटेड भी मतलब वही हो रहा है कि रिलेट टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज। तो इसको हम एक बार और डिफाइन करते हैं, इमोशन एंड कॉग्निशन, ईच अदर। हाँ, ऐसे पहले सवाल आ चुका है, रिलेटेड इन कॉम्प्लेक्स वेज। अब किस तरह से होंगे, ये इसके डेफिनेशन में ही डायरेक्ट मौजूद है। देखिए यहाँ पर हम एक सवाल लेंगे जिसमें पहले भी ऐसे पूछा गया था। ये सीटेट 2019 का सवाल था। उसमें पूछा था
सिर्फ इतना कि इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर, इतना पूछा था, जिसकी बेस पर अब उन्होंने थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट बना के जोड़ दिया। तो अब यहाँ पर क्या था, इंटरवोवन। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट मतलब आ जाना था, सेपरेट हो गया। इंटरवोवन का मतलब भी इंटर रिलेटेड होता है। तो ये था। अब इसको हम पढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट। इमोशन इज मेंटल स्टेट एसोसिएटेड विद फियर, एंगर, लव। कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फैसिनेटेड है थिंकर्स के अंदर वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में। उसमें क्या है, पीसी, ई और एससी जो हम पढ़ते हैं, यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, क्या है ये? इसमें तो इतना आप होलिस्टिक फैशन के तौर पे होता है, इतना पता है सब। अब यहाँ उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कॉग्निशन के एस्पेक्ट। कि कॉग्निशन रेफर होता है ऑल काइंड्स ऑफ थॉट प्रोसेसेस में, जैसे कि परसिविंग, मेमोराइजिंग करना, लर्निंग, एनालाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अप्लाइंग एंड इवेल्युएटिंग। जबकि बहुत सारी जगह पर स्टूडेंट को मेमोराइजिंग यानी रटना ले लेते हैं, तो रोड मेमोराइजेशन अलग है और मेमोराइजिंग एक अलग चीज होगी। उसके बाद में कि इट इज द प्रोसेस विच वन एक्वायर्स नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रॉट एंड सेंसरी इनपुट। It should be noted that a person uses his cognitive to integrate various inputs to create an understanding is called cognitive thinking. अब cognition embraces the all the aspects। ये embraces क्या करता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसको हम अडेप्ट करते हैं वर्ल्ड में, उसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट अराउंड अस, हमारे अतराफ में जो इन्वायरमेंट है। तो इमोशनल इन्वायरमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन आर कॉग्निटिव थिंकिंग, जिसका असर हमारे कॉग्निटिव थिंकिंग पे पड़ता है। अब यहाँ पर आपका जवाब है कि इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरवुवन विद ईच अदर। उसके कुछ अलग पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं कि कॉग्निटिव स्किल्स यूज होती है कॉम्प्रीहेंड करने, रिमेंबर करने, अप्लाई और इनकमिंग इन्फॉर्मेशन में, तो बाकी की पॉइंट में वो समझ में आएगा। जो आपका टर्म है कॉग्निटिव थिंकिंग। तब कॉम्प्लेक्स बेस का जैसे इस्तेमाल है। एक और सवाल उसमें लेते हैं। तभी हम देखते थे कि कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स देखिए यहाँ पर एक इस तरह से धागा बताया हुआ है कि वो एक हिसाब से एक दूसरे में पेचीदा तौर पर ऐसे है। तो एक कॉम्प्लेक्स होता है और एक सिंपल होता है। तो सिंपल मतलब बहुत ही आसान, जैसे कि यहाँ पर सिंपल ऐसे हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इंटर रिलेटेड मतलब इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक तरह से मतलब बिल्कुल सीधा सीधा साधारण नहीं है, बल्कि कॉम्प्लेक्स है। तो उसने कंफ्यूज करने के लिए पूछा था कि कॉम्प्लेक्स यानी कि एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ कि आसानी से अलग ना हो सके, उसका मतलब ये था। जटिल रूप से इस तरह से आता था। तो बहुत सारों को ये लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे कि निगेटिव टर्म हो गया तो निगेटिव हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं था। और इसका हमने क्या देखा एट का, कि पहला है कि ये दोनों भी सही है, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर ने प्रोवाइड सपोर्ट करना चाहिए स्टूडेंट को क्लासरूम में इफेक्टिव मैनर में, और इमोशन और कॉग्निशन चूंकि जुड़े हुए एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स वेस में, इस वजह से वो इमोशनल सपोर्ट मिलने से और अच्छे से सीख पाएगा लर्निंग में। नेक्स्ट है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। डेवलपमेंट के बारे में इसमें से क्या है? तो डेवलपमेंट कभी भी याद रखना है कि लीनियर तो नहीं होता है, स्पाइरल मैनर में होता है, नॉट लीनियर। और इसमें दो कंफ्यूज करने के लिए पूछा था कि इनडिपेंडेंट मतलब आजाद है ना, स्पेसिफिक टू जनरल। तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, अगर ये आता था तो सही हो जाता था, लेकिन जनरल टू स्पेसिफिक नहीं था। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस उल्टा दे दिया था। और इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब आजादाना, और इंटरडिपेंडेंट जैसे कि इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे से डिपेंड, तो निर्भर। तो इसमें स्पाइरल मैनर है, नॉट लीनियर, ये होता है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स की चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द, के वाइगोट्स के अनुसार चिल्ड्रन उनका थिंकिंग जो होता है और बिहेवियर कैसे रेगुलेट करते हैं, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन से, यूज ऑफ इनर स्पीच, या प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन और सेल्फ रिइंफोर्समेंट। तो वाइगोट्स के अंदर कभी भी क्या आता है, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल, समाज के से जुड़ा, रेसिप्रोकल, ग्रुप में वर्क, ये चीजों को जोड़ देता है वाइगोट्स की। तो उस हिसाब से यहाँ पर यूज ऑफ इनर स्पीच के अंदरूनी जो एक आवाज के तौर पर हम खुद को रेगुलेट कर सके, तो वो सेकंड हो जाएगा इनर स्पीच। और हमारे पास में जो नाइन था उसका भी आंसर की के हिसाब से सेकंड बिल्कुल सही है। उसके बाद में नेक्स्ट 11 कि विच पेडागोजिकल अप्रोच
would be adopted by teachers who firmly believe in constructivism to teach concept of floating and sinking to the class fifth student। कि इसमें से कौन सी जो है तो पेडागोजिकल अप्रोच के कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए टीचर के जरिए जो कि फर्मली बिलीव करते हैं कि तामीराती नजरिए को, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग यानी कि डूबने और तैरने के अमल को क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट को बताने के लिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा, क्या लेक्चर मेथड या शोइंग वीडियोस करके या शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या गाइडेड डिस्कवरी। तो जब भी देखिए डिस्कवरी का होता है खोज, तो खोज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और गाइडेड डिस्कवरी मतलब उनको एक गाइड के तौर पे डिस्कवरी करना। तो इसमें 11th का हमारे पास में हो जाएगा फोर्थ गाइडेड डिस्कवरी। ये सिर्फ लेक्चर से अधूरा हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि उसमें पैसिव बने बने रहेंगे बच्चे, क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उनको सुनना रहेगा इन्फॉर्मेशन जाने से। तो क्योंकि ये डूबना और तैरने का अमल के उसमें जैसे कि बता दिया गया है कि डेंस ज्यादा पानी होने से मतलब वहां पर डूब नहीं पाएगा सामने वाला। तो जितना डेंस होगा, कोई कुछ कुछ समंदर ऐसे हैं जिसमें डेंस होता है ज्यादा पानी, उसमें सामने वाला डूब नहीं पाता। और सिंकिंग एंड फ्लोटिंग के तैरने के अमल में जो आ, आएगा तो वो कैसे तैरेगा, जैसे कि अंडे की मिसाल दे दी गई कि बहुत सारे उसमें अगर ऐसा भी हो जाता है कभी कभार खराब अंडा हो या फिर कुछ हो तो ऊपर तैरता है या डूबता है, या नमक डाल देने पर वो नीचे की तरफ में चला जाएगा। ऐसी चीजें हो सकती है, तो वो गाइडेड डिस्कवरी से उनको बताया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। अब एक निगेटिव टर्म बताना है नॉट, क्योंकि रोट यानी रट्टे में आ जाता है, तो रटने वाला रोट रिहर्सल। निमोनिक जैसे हमने अभी याद रखा था वो तो सारे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मैपिंग, तो इसमें पहला आ जाएगा। तो हम देखते हैं 12 का, तो फर्स्ट सही है बिल्कुल आंसर के हिसाब से भी। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, कि इसमें से कौन सा अच्छा बनाया हुआ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन नहीं है। तो नॉट अ, ओपन एंडेड, या फिर बेस्ड प्राइमरीली ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फैक्चुअल मतलब जो फैक्ट प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब जैसे फैक्ट है तो उसमें हम तोड़ मरोड़ नहीं कर सकेंगे। बाकी ओपन एंडेड क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर सामने वाला देगा। एनालिसिस और इवोल्यूशन जो रहेगा इन्फॉर्मेशन के तज्जिया करना, ये पॉजिटिव हो गया, खोज क्रिटिकल में आ गया। और हायर लेवल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ गया। तो हम देखते हैं इसका क्या ये सेकंड में आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो सेकंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो बेस्ड है इंफॉर्मेशन, तो वो नहीं आएंगी क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि जैसा बताया है तो उसे वैसे ही याद रखना है। कि अगर आप उसमें ऐसे नहीं कर सकते कि अपने हिसाब से थ्योरी नहीं जोड़ सकते, जैसे साइंटिस्ट की कोई डेफिनेशन आती है, जिसने जैसा कहा है तो उसको एज इट इज वैसे ही कहना हो, आप उसमें आपका नजरिया नहीं जोड़ पाएंगे इसलिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन के क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव टू मीट द नीड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। और उसका रीजन है कि इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड असेसमेंट। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्लासरूम की जो पेडागोजी होती है वो कल्चरली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, कल्चरली तहजीबी हिसाब से, कि बच्चों के जो डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, यानी किसी को हिंदी आ रही, कोई संस्कृत से, कोई मराठी है, कोई उर्दू से आ रहा है, तो उसको कल्चरली उनका बैकग्राउंड से आने वालों के लिए रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, उनको समझ में भी आना चाहिए, मीट करना चाहिए उनके नीड्स। नेक्स्ट है कि इक्विटी, इक्विटी मतलब होता है हक, और इक्वलिटी मतलब होता है कि बराबरी का नजरिया। तो इक्विटी मतलब हक जो क्लासरूम में रहेगी। हाँ जी। तो ये इंश्योर होंगी ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज, तो ओनली आ गए यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके से, वो भी सख्ती वाला स्टैंडर्डाइज करिकुलम असेसमेंट के तौर पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले का हम देखेंगे, इसका है थर्ड, कि ए सही है लेकिन आर जो है तो गलत है। उसके बाद है कि जागृति हैज लर्न दैट हर डॉग, कि जागृति ने सीखा कि उसका जो कुत्ता है रस्टी, उसका नाम है, इज अ गोल्डन रिट्रीवर। तो रिट्रीवर मतलब ये होता है कि एक नस्ल होती है कुत्तों की जिसमें गोल्डन रिट्रीवर, जिसके गोल्डन बाल होंगे। तो गोल्डन रिट्रीवर डॉग हम देखते हैं, गोल्डन रिट्रीवर डॉग। तो देखिए इस तरह से गोल्डन रिट्रीवर डॉग है। तो गोल्डन रिट्रीवर नस्ल का उसका कुत्ता है। व्हेन शी सीज अनदर डॉग, तो उसने अब क्या देखा, एक दूसरा कुत्ता देखा, लुक सिमिलर टू रस्टी, जो रस्टी की तरह है बट डिफरेंट ब्रीड, ब्रीड यानी कि उसके अलग अलग खानदान से, अलग नस्ल का है, तो थोड़ा डिफरेंट है। ही शी कॉल्स इट अ डॉग टू, उसने क्या कहा, उसको भी कह दिया कि डॉग। अब यहाँ समझ में आ रहा है कि जागृति जो है कि छोटी एक बच्ची है, जिसने डॉग, उसके कुत्ते का जो नाम है उसको वो गोल्डन रिट्रीवर है, उसका नाम रस्टी था, लेकिन उसको ये पता था उसके दिमाग में कि ये डॉग है, इट इज अ डॉग। हाँ वाली सर भाई। तो ये डॉग है। अब व्हेन शी सीज अनदर डॉग, अब वो जब दूसरे कुत्ते को देखती है जो कि सिमिलर है रस्टी के, लेकिन जो है तो डिफरेंट ब्रीड से है, दूसरी नस्ल से,
शी कॉल्स इट अ डॉग टू, तो उसको भी वो क्या कह देती है, डॉग। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, उसके हिसाब से कौन सा कॉन्सेप्ट उसने इस मिसाल में मतलब फिट किया। तो उसने क्या किया, इगोसेंट्रिज्म इसमें नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एक ही आ रहा है कि असिमिलेशन, और एक दूसरा क्या होता है, एकोमोडेशन। तो अगर वो डॉग को अगर कुछ गलत नाम दे देती थी, उसको कह सकती थी मतलब कुछ अगर मतलब उसको बियर वगैरह कह देती, फिर बाद में अगर उसको सामने वाला करेक्ट करता तो अकोमोडेशन होता था कि अपडेट हुआ। लेकिन डॉग जो उसके मतलब स्कीमा में फिट था नाम, उसको देखकर उसने डॉग ही कहा तो सही कहा, तो वो असिमिलेशन हो गया, कि उसकी इंफॉर्मेशन वहां पर करेक्ट हुई, इक्विवेलेंट हुई। तो ये असिमिलेशन इसका आ जाएगा। तो हम 15 का देखते हैं। तो इसका फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, समायोजन करना। उसके बाद में अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वाले। अब देखिए 16 जो क्वेश्चन आया था, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला आया था स्टूडेंट्स को। उसमें पूछा था कि हेरिडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स, कि हेरिडिटी जो होती है, हेरिडिटी मतलब विरासत, जिसको हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता, पूरी तरह से एक व्यक्ति को इसमें से किसका निर्धारित करती है। अब उसमें ऑप्शंस कैसे पूछे थे, कि एक तो मतलब हेरिडिटी मतलब एक विरासती तौर पर हो गया, मतलब जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पार्ट है, तो उसमें पहले आ गया कि सेक्स एक इसके तौर पर हो जाएगा, या फिर सेकंड के जेंडर, और जेंडर के तौर पर अगर होगा तो सोशली, जब हम इंडिविजुअल को देखते हैं कि सोशल लेवल पर, तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इस तरह से हम हमेशा क्या करते हैं, पढ़ते आते हैं, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। और बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट की अगर बात करें, तो हेरिडिटी जो विरासत है, तो टोटली उसका जवाब आएगा सेक्स, इस तरह से। और इसमें देखिए दो तीन और थे, जैसे कि मिसाल के तौर पे एकेडमिक सक्सेस, लर्निंग स्टाइल। तो ये तो इंडिविजुअल का एकेडमिक सक्सेस तय नहीं करती विरासत, कि मतलब विरासती तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि इसका एकेडमिक सक्सेस क्या होगा। और जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के नजरिए से देखा जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया कि उसको सेकंड करके आए हैं, तो जो कि गलत है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट से याद रखना है, और सोशल कंस्ट्रक्ट के तौर पर जेंडर आएगा। तो इसमें से फर्स्ट ही रहेगा बस। तो हम देखते हैं कि आंसर की के हिसाब से क्या है। तो 16 का क्या है, वन बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना था, क्योंकि ये आगे के जो जवाब थे, तो एक और दो सिर्फ इंडिविजुअल था, बाकी क्या था कि वन थ्री एंड फोर्थ और सेकेंड थ्री एंड फोर्थ को मिक्स किया गया था, तो ये दोनों नहीं। उसके बाद है 17 के, टीचर शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लासरूम एंड encouraging चिल्ड्रन ऑल्सो टू आस्क क्वेश्चन रेदर देन गिविंग इंस्ट्रक्शंस। कि क्या कहा जा रहा है कि टीचर ने फोकस करना है कि पूछने पर सवाल क्लासरूम में, और इनकरेज करना चाहिए बच्चों को पूछने पर इंस्ट्रक्शन देने के बजाय। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज देना चिल्ड्रन के, वॉइसेस इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन। जिसको हिंदी में एक मर्तबा और समझ लीजिए, कि शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, और निर्देश देने के बजाय, मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, निर्देश देने की बजाय, शुड फोकस ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लासरूम एंड encouraging चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चन रेदर देन, तो यहाँ रेदर आ गया, बजाय इंस्ट्रक्शन देने के। दूसरा क्या है कि बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ ये है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना, और उनकी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना, उनका पार्टिसिपेशन बस एक देखना। तो अब देखते हैं 17। तो 17 का ये इस तरह से है, वन। फर्स्ट क्या है कि ए भी सही है, और आर भी इसकी सही की व्याख्या कर रहा है, कि मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि प्रश्न पूछने पर। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारों को ये लगा कि इसमें यह था कि सिर्फ और सिर्फ इस पे ओनली उन्होंने ले लिया कि सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ओनली नहीं था, फोकस किया जा रहा है आस्किंग क्वेश्चन, कि उसमें क्या होता है, इंटिविजुअल लर्निंग डेवलप होती है। इंडिविजुअल लर्निंग मतलब क्या होता है, कि खुद से जवाब देना, खुद से सीखने का प्रोसेस उसमें आएगा। और इनकरेज किया जाएगा कि रेदर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन, कि उनको बस हिदायत दे दी गई कि ये काम कर लो, होमवर्क कर लो, ये लिख लीजिए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उनको क्वेश्चन जब पूछेंगे तो उतना वो सीख पाएंगे। दूसरा क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज देना चिल्ड्रन को, वॉइसेस इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन, कि उसमें है या नहीं देखने के लिए। तो ये क्या हो गया कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चिल्ड्रन के, वॉइसेस को इंश्योर करने, उनका पार्टिसिपेशन। उसके बाद में नेक्स्ट, रिपीटेटिव एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ,
रिपीटेटिव मतलब दोहराव वाला, और रिचुअलिस्टिक का मतलब होता है बारंबार किए जाने वाला व्यवहार। किसकी विशिष्ट पहचान है, मतलब उनका विशिष्ट पहचान किसका है। तो अब सबसे पहले एक हिंट ये है कि आपने क्या करना है, जब भी आपका पेपर वन वालों का जिसका भी रहेगा, तो पेपर टू पहले हो रहा है अभी फिलहाल, तो पेपर टू वालों से उनका क्वेश्चन पेपर ले लेना और देख लेना है कि मतलब जो सोशल लर्निंग डिसेबिलिटीज पर कौन से क्वेश्चन आए। जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ये वाला, जनवरी वाला, उसके अंदर डिसलेक्सिया के ऊपर पूछा गया था। तो अब यहाँ पर जो आएगा, अब यहाँ पर जो सुबह में जो पेपर हुआ था उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट ऑटिज्म के ऊपर पूछ लिया था। तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका जवाब भी, अगर जो कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऑटिज्म के बेस पर आया है। तो एक ये हिंट आप ये याद रख सकते हो एग्जाम में। तो अब यहाँ पर क्या है कि रिपीटेटिव और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर ये आइडेंटिफाई करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। इसमें क्या होता है कि दोहराव और बारंबार किया जाने वाला विशिष्ट पहचान किसकी है, सोलिन क्रम विकार की। तो ऑटिज्म कहा जाता है इसको। लर्निंग डिसेबिलिटीज को तो हम डिसलेक्सिया कहेंगे, कि पढ़ने में अक्षमता। उसके बाद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कि जिसमें अटेंशन या उसमें क्या हो जाएगा, अटेंशन हट जाएगा, ध्यान हट जाएगा, मतलब एक ही जगह पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और सेरिबल पार्सी मतलब होता है कि जिसको चलने फिरने में समस्या होती है। तो सेरिबल पार्सी वो होता है कि वो मस्तिष्क पक्षाघात की होती है। सेरिबल पार्सी का एक आपको बताते हैं किस तरह से आएगा। और इससे पहले हमने एक एग्जाम होने से पहले एक हिंट दी थी सबको कि जितने भी बीमारी है तो वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ी होती है। तो जो पेपर सेकंड वालों को जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने पूछा था कि ऑटिज्म इज रिलेटेड टू, और उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो सेरिब्रल पाल्सी, जिस तरह से आप कहेंगे तो इसमें एक इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से बच्चे होते हैं जो कि उनको दिमागी कमजोरी के हिसाब से वो मोटर डेवलपमेंट में अक्षमता होती है उनको, कुछ चीजों के सहारे ही वो चल पाते हैं। तो सेरिब्रल पाल्सी में ये चीज होती है इस तरह। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर, जिसको हम यहाँ पर भी लिख कर देख लेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर जो होता है, तो साइंस ऑफ ऑटिज्म, कि इसको इमेज से हम समझते हैं कि रिपीटेटिव बिहेवियर उसमें आ जाएगा, रिचुअलिस्टिक, और इससे बाकी चीजों पर ये असर पड़ेगा। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर दोहराव वाला भी आता है, और बहुत सारे उसके और भी डेफिनेशन से मौजूद। ये क्या होता है कि कॉग्निट कंडीशन है जो ब्रेन डेवलपमेंट से होती है, कि इम्पेक्ट करता है पर्सन को कितना वो न्यूरोलॉजिकल। जैसे कि देखिए ये टर्म सब में आता है, तो सेकंड पेपर वालों को आया था कि न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है। अफेक्ट करता है कि पीपल इंटरेक्ट कैसे करते हैं, तो कम्युनिकेशन में भी आता है, लर्न में भी आता है, बिहेव में भी आता है। कभी कभार हर बार रिपीटेटिव में नहीं आएगा, लेकिन रिपीटेटिव बिहेवियर भी बन जाता है। और उसके अलावा भी ये चीजें आ सकती है कल को, अगर नए क्वेश्चंस आते हैं इस ऑटिज्म के ऊपर। तो ये सारे इसके बारे में भी और पढ़कर रख लेना। फेल्स टू रिस्पॉन्स टू हर नेम, और अपीयर्स नॉट टू हियर यू एट टाइम्स। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है इसकी। ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशंस उसके अंदर आती है, स्पीच वगैरह सब पर वो इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट, के लर्नर्स फील्स इंगेज एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग व्हेन, कि लर्नर क्या करते हैं कि इंगेज, मसरूफ होते हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग में कब, कि एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, कि उनके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड अगर एक्टिविटी हो तो, या फिर फोकस ऑन लर्निंग इज रिपीटेशन एंड मेमोराइजेशन, कि लर्निंग का तो महत्व क्या होता है, दोहराव और रटने पर होता है आधार। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। सोशल इमोशनल नीड्स ऑफ लर्नर्स आर इग्नोर्ड, इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन निगेटिव भी क्यों हो रहा है, तो हमेशा सिर्फ वर्ड नहीं देखना। इस बार बच्चों ने वही गलती करके मार्क्स कम ला लिए, कि हर बार उन्होंने नेगेटिव देखकर छोड़ दिया। उसको उससे रिलेट करना है पहले। इग्नोर क्या किया जा रहा है, सोशो इकोनॉमिकल नीड, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो जब गलत हुआ, द देयर प्रायर नॉलेज इज डिस्कार्डेड एंड निगेटेड, नेग्लिगेटेड या निगेटेड आप कह सकते हैं, कि जिसको नकारा जाएगा और डिस्कार्ड किया जाएगा उनका प्रियर नॉलेज, यानी कि पिछला। तो उसको पिछला नॉलेज तो इंपॉर्टेंट होता है, तो उस वजह से अब ये हो जाएगा वन। हम देखते हैं इसका भी वन सही जवाब है। उसके बाद में नेक्स्ट 20, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज को क्या, किस तरह से होते हैं वो।
हैव डिफिकल्टीज इन रीडिंग ड्यू टू देयर पुअर साइट, के नजर की वजह से। आप देखिए लर्निंग डिफिकल्टी दे दिया था, किसी ने अगर एक ही टर्म देखा कि रीडिंग, डिफिकल्टी इन रीडिंग इतना टर्म, तो हालांकि सही है, लेकिन ड्यू टू रीजन क्या है कि पुअर साइट, तो ये तो आंखों की खराबी होगी। दूसरा क्या है कि हैव प्रॉब्लम इन रेगुलेटिंग देयर इमोशन, कि उनके इमोशंस को रेगुलेट करने में प्रॉब्लम होना। और हैव कंफ्यूजन विद द लेटर इन अल्फाबेट दैट लुक अलाइक, जैसे कि मिसाल के तौर पे आजू बाजू लेटर्स दिखना, जो कि डिसलेक्सिया प्रॉब्लम में ये होता है। और डिसलेक्सिया मीन्स लर्निंग विद डिफिकल्टीज। तब टर्म मैच हुआ कि मतलब जैसे कि इंग्लिश लिखा है तो एन पहले दिखना, ई बाद में दिखना, ऐसी चीजें। बाद में हैव वेरी लो आईक्यू एज डायग्नोज थ्रू स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट, कि उनका अगर स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट लिया गया तो आईक्यू लेवल बहुत ही कम आना। तो क्या वो थर्ड होगा, तो हम देखते हैं। 20 का तो थर्ड बिल्कुल सही है। तो पहला क्यों नहीं हुआ, पुअर साइट, तो ऐसे कंफ्यूज करके और उसको दिन ब दिन और एग्जाम दर एग्जाम उसको बहुत डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो उस लेवल से आपको पूरा ये टर्म को दिमाग में रखते हुए चलना है। तो ये क्या हो गया कि अल्फाबेट्स को इधर उधर हो जाना डिसलेक्सिया में आता है, जो कि लर्निंग डिफिकल्टीज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल नहीं आया, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो उसमें बहुत सारों को जो क्वेश्चन आया था तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर आया था, डिसलेक्सिया के ऊपर। पेपर 2 वालों को भी और पेपर 1 वालों को भी, दोनों को। हाँ, ये सवाल इस तरह से आया था, जो कि हाँ, यानी कि डिसलेक्सिया पे क्या आया था कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। तो इसमें था ऑप्शन के